let's discuss about Fanny Bronze, John Keats' relation with Fanny Bronze, and how he was writing Nightingales and Ode to Grecian Urn, Ode to Nightingale, Ode to Psyche, and Ode to Indolence. So such kind odes he has written, and he has written all these odes, especially in round about 1819. कल मैंने आपको बताया था कि 1818 में इसके ब्रदर की डेथ हो गई थी. जब 1818 में इसके ब्रदर की डेथ हुई और 1818 में ये मिला था एक ब्यूटीफुल गर्ल को जिसका नाम था फैनी ब्राउन, जिसकी पिक्चर भी मैंने लगाई हुई. इससे ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस थे. घर में पॉवर्टी है, इतना रिच नहीं है, और हेल्थ इशू भी हैं, फाइनेंशियल इशू भी हैं, पैसा भी चाहिए, और साथ मोहब्बत भी करता है, लेकिन हेल्थ इशू भी साथ चल रहे हैं. लड़की भी बहुत खूबसूरत है, उसके साथ जिंदगी भी गुजारना चाहता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज, पैसा चाहिए, जिंदगी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए. तो ये 6 ऑड की कलेक्शन लिखता है. उस वक्त ये बड़ी प्रोमिनेंट हुई, लेकिन उस वक्त भी क्रिटिक्स ने आड़े हाथों लिया. क्रिटिक्स हमेशा इसके ऊपर क्या करते, क्रिटिसाइज करते रहते कि ये बचगाना लिखता है, ये क्या लिखता है, इसकी पोइट्री अच्छी नहीं है, इसे चाहिए कि बस ये बच्चों के लिए लिखे. तो दैट वाज अ क्रिटिसिज्म ऑन हिज पोइट्री. क्रिटिक्स जो है वो इसे आगे नहीं बढ़ने देते थे. बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छे राइटर होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोच होते हैं, लेकिन आपको आपकी लाइफ में फेम नहीं मिलता, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते क्योंकि आप अपने पैशन से कर रहे हो. इसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है. कहता है, इफ यू वांट टू डू पोएट्री, देन पोएट्री मस्ट कम लाइक लीव्स थ्रू द ट्री. इफ इट्स नॉट कमिंग लाइक लीव्स थ्रू द ट्री, इट्स बेटर शुड नॉट कम. अगर आपकी पोएट्री ऐसे नेचुरली नहीं आती जैसे ट्री के ऊपर लीव्स आते हैं, तो ऐसी पोएट्री को नहीं आना चाहिए. पोएट्री के बारे में वो मजीद बताता है कि पोएट्री is just like a flower. It does not need that look, I am a flower and I am very beautiful. Flower stays wherever it is, but it looks very beautiful. पोएट्री तो एक फ्लावर की तरह है, जहां पे मौजूद होती है वो वहां पे ही खूबसूरत लगती है, जैसी है वैसी अच्छी लगती है. Do not take work from poetry like didactic purpose, palpable design. Poetry should not have palpable design. And what kind of palpable design? Designed to take for personal work, designed to teach, you've got designed to propagate something. आपके कोई और पर्सनल मकासद नहीं होने चाहिए. पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन of pleasures. It should be used for pleasures. It's not for teaching, it's not for preaching, it's not for others sake. कोई अदर पर्पस के लिए नहीं होने चाहिए. पॉलिटिकल पर्पस, एजेंडा, प्रोपोगेशन के लिए या कोई और पॉलिटिकल आइडियाज के लिए. इट इज ओनली फॉर प्लेजर्स. ये तो प्लेजर की लैंग्वेज है, ये एक्सप्रेशन है हार्ट का. मैं होलीनेस ऑफ हार्ट पे बिलीव करता हूँ. मेरा मजहब पोएट्री है, मैं पोएट्री को मानता हूँ, पोएट्री मेरा मजहब है. तो वो कहता है कि ट्रूथ, ब्यूटी, ब्यूटी, ट्रूथ. अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो वो ट्रूथ है, मैं उसे सच मानता हूं. और ब्यूटी इन अ सेंस दैट इज इंटरनल ट्रूथ. ट्रूथ ये नहीं है जो हम बदल लेते हैं कि आपके उधर मेरे इधर रात है, तो आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पे दिन है, तो मैं यहाँ कहता रहूं रात है, भाई रात है, तुम झूठ बोलते हो, तुम ठीक नहीं हो. भाई आपके रात है, इधर अगर रात है तो कहीं दिन भी है. He has some eternal purpose behind it. और उसने पोएट्री के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं और वो हमें लेटर से मिलती है. एक लेटर मैंने आपको सेंड भी किया था, वो लेटर आपने पढ़ा होगा. वो कितना डीप फीलिंग से उसने अपनी बिलवर्ड के लिए लिखा है, और मैं खुद उसे पढ़ा मैंने, तो I was perplexed how he was writing for beloved. कैसे वो लिखता है अपनी बिलवर्ड के लिए, इतना प्यारा लेटर उसने लिखा है. देखिए पोएट्री जो है वो कहता है कि just like a flower, it stays where it is. It does not go to the people that are, look, I am flower, I am very beautiful. It is staying over there, but people smell it, people feel it. So poetry is just like a
poem, a piece of poem, a literary work, a story, a painting, a flowers, or anything, any object. When you write, it is just like a flower. It stays, and whoever will read poetry, it will get pleasures. It's not for didactic purpose. It's not for teaching purpose. It's not for other propagation. It's not for other political agenda. It should be used for pleasures. Come on, poetry, art for art से पोएट्री को पोएट्री ही रहने दें. तो अगर आप इसको कुछ और पर्पस के लिए ले जाएंगे तो वो फिर आप यू विल लॉस इट्स वैल्यू. कहता है कि ब्यूटी को कहना नहीं पड़ता कि मैं खूबसूरत, ब्यूटी खुद बोलती है. ब्यूटी does not need to express and tell other that look, this painting is very beautiful, this piece of poem is very beautiful, this literary piece of work is very beautiful. No, don't need to say and don't propagate anything. Rather, people will itself get it. When they read it, they will get pleasures. जब उसे पढ़ेंगे तो खुद मजा आएगा. और पोएट्री को टीच नहीं करना पड़ता कि मुझे याद कर लो, आप पढ़ो तो लाइनें खुद याद रह जाती. वो होती है पोएट्री अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स. जॉन कीट्स के लिए पोएट्री ऐसी है, समथिंग दैट रिलेट्स टू. और पोएट्री जो ऐसी है, वो एक और बात उसने अच्छी की, आप अपने उधर लिख सकती हैं. वो कहता है कि पोएट्री स्ट्राइक्स द रीडर थ्रू इमेजेस, थ्रू मेटाफर, थ्रू इट्स लैंग्वेज, through its ornamental language, through its pleasurable language. When you read it, it automatically, subconsciously and unconsciously, it is in your mind. It is stay forever. उसे कहते हैं ना, stay forever. The thing, beauty, joy forever. It's past. It's not going to pass into nothingness. It stay forever. तो ब्यूटी जो है एक दफा आपके मन में समा जाए, माइंड में, तो हमेशा रहती है. आप मुझे ये बताइएगा, आपने कोई ब्यूटीफुल चीज देखी, कोई ब्यूटीफुल एक खास किस्म के कुछ नकूश होते हैं, खास किस्म की एक इमेज होती है ब्यूटी की, वो आपके साथ आप मरते दम तक रहती है, वो बदलती नहीं है. यस सर. वो एक खास किस्म की. अब मैंने जब उसको डीपली पढ़ा तो मुझे ये समझ आया, ये इतनी जल्दी समझ भी नहीं आता. वो कहता है कि ब्यूटी एक दफा देख ली तो वो हमेशा, आप सारी जिंदगी उसे ही आइडलाइज करते रहते हो. चाहे लाखों चीजें आए जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अगर किसी को भी देखोगे तो उसी एंगल में उसके साथ मैच करोगे, जो अंदर एक दफा समा जाती है. इट स्टेज फॉरएवर, हमेशा रहती है आपके साथ. और साथ वो बात करता है, कहता है अनकॉन्शियस प्रोसेस है इसका. पोएट्री जो है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस है. क्या, किस चीज का? ये आइडेंटिफिकेशन खुद आ जाती है आपके माइंड में इसकी, और ये हमेशा काम करती है, स्ट्राइक करती है रीडर को, इमेजिनेशन को, उसको अपील करती है, इमेजिनेशन को, इमोशन को, पैशन को, फीलिंग्स को. आप पढ़ो तो खुद आप. और पोएट्री कहता है ऐसी होनी चाहिए कि आप पढ़े तो आपको लगे ये मेरे लिए लिखी गई. बाज़ औक़ात आप पोएट्री पढ़ते हैं तो आपको खुद फील होता है ये मेरे लिए लिखी गई, ये तो मेरी स्टोरी बयान कर रही है. कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी में वो डिस्कस करता है कि पोएट्री ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें राइटर कोई अपनी चीजें न डालता फिरे, रादर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिख रहा है अपने आप को उधर से नेगेट करके उस दुनिया में चला जाए. अच्छा, वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट था. वो क्या कहता था कि जो चीज मैं लिखता हूं ना, वट एवर आई सी आई बिकम. जो मैं चीज लिखता हूं मैं वो बन जाता हूं. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बैठा आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, टॉपिक है मेरा पोएट्री, और मैं अपनी बातें करके चला जाऊं, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज मैंने डिस्कस करनी है मैं वो तो नहीं करके गया, मैं अपनी बातें ही करके चला गया. नेगेटिव कैपेबिलिटी भी ये है कि मैं भूल जाऊं कि मैं कोई आइडेंटिफिकेशन मेरी है. मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं उसी से रिलेट करूं, हर चीज उसमें खो जाऊं, वो बन जाऊं. वॉल्ट विटमैन सेड, व्हाटएवर आई सी आई बिकम. जो मैं चीज देखता हूं वो बन जाता हूं. आप उसकी पोएट्री देखें तो वो किसी ट्री पे लिखता है तो वो ट्री के ऊपर ही फिर वो ट्री बन जाता है खुद. और उसका ये बिलीव था
कि वो कहता है आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद ही इंजॉय करता हूं। आप मुझे अच्छे लगते हो, अगर मैं इंजॉय करना चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में रहें, हम दोनों एंजॉय करें, तो मैं खुद के साथ ही क्यों ना एंजॉय कर। इंसान की बॉडी के अंदर भी 70% 80% राउंड अबाउट वाटर है, मेरे अंदर भी आपके अंदर भी, तो मैं अपने आप को, अपने आप के अंदर आपको क्यों ना देख लूं। अगर मैं खुश हो रहा हूं तो मुझे आपको ये होना चाहिए कि मैं खुश हो रही हूं। अगर आप खुश हो रही हैं तो मुझे एंजॉय करना चाहिए कि मेरा साथी जो ह्यूमन है वो खुश है, मैं उसकी खुशी पे खुश हूं। कैसी यूनिवर्सल अप्रोच देता है वॉल्ट विटमैन। बहुत सारे लोग उसे लाइक नहीं करते, लेकिन उसकी ये बात कैसी यूनिवर्सल है कि अगर आप ह्यूमैनिटी का वर्क करना चाहते हो तो ह्यूमन खुश हो रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो मैं उसका हिस्सा हूं। जो मेरे दो हाथ है उसके भी हैं, उसकी भी आंखें हैं, उसके भी बाल हैं, उसके भी वही चीजें हैं जो मेरे हैं। तो अगर मैं इंजॉय करना चाहता हूं तो वो कहता है आई सिंग माई सेल्फ। तो उसमें वो ये नहीं कहता कि मैं अकेला इंजॉय कर रहा हूं, वो कहता है कि जब मैं इंजॉय कर रहा हूं, अगर लोग खुश हो रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। जब मैं खुश हो रहा हूं, जो कुछ मैं हूं वो आप हैं, मेरी खुशी से आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपका हिस्सा ही हूं, हम एक ही हैं। तो इस तरह की पोएट जो है, पोएट यूनिवर्सल बातें करते हैं। पोएट्री का एक अपना मजहब है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये है नाइटिंगेल, ये अपने पाकिस्तान में भी डिफरेंट आपको फार्म में स्पीशीज में मिल जाएगा। बड़ा खूबसूरत परिंदा है। आई पर्सनली लाइक दिस बर्ड। आई बीन प्लेइंग विद दिस बर्ड व्हेन वी वर किड्स। We used to play. We go to our dera over there. We three brother. We went over there and we are playing with birds, and we are sometime bird snaring, catching birds, and just playing with them. We enjoyed a lot in our childhood. So what happened? These birds are very beautiful, and Nightingale, John Keats idolized this bird. So now see what he talks about this bird. ये जॉन कीट्स अपने फ्रेंड के हाउस में गया हुआ है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर रहा है, थोड़ा सा परेशान है, इकोनॉमिकल इशू भी हैं, स्पेशली फाइनेंशियल इशू भी साथ चल रहे हैं, और फैनी ब्राउन की मोहब्बत भी है, उसमें भी इन्वॉल्व है। 1818 में मिला, उससे इन्फ्लुएंस हो गया। ब्रदर की डेथ हुई है, फादर की डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है, फाइनेंशियल इशू भी साथ चल रहे हैं। पहले फिजिशियन का काम करता रहा, वो भी ठीक तरह से नहीं चला, ऊपर से पोएट्री का काम शुरू कर दिया, ऊपर से बीमार हो गया, और ये सारे इश्यूज साथ साथ चल रहे हैं, और पैसे की जरूरत है। हाथ में 3-4 पेज पकड़े हुए हैं, और ये पोएम इसने एक दिन में ही लिख दी थी। इसके 8 स्टैंजाज हैं, 8 स्टैंजाज की पोएम है, और इस पोएम को इसने एक ही दिन लिख दिया था। और सारे इश्यूज जो मैंने आपको बताए हैं ये चल रहे हैं। अपने ब्रदर से डिस्कशन करने के बाद उसके लॉन की तरफ जाता है, वहां पे एक नेस्ट बना हुआ था नाइटिंगेल का। नाइटिंगेल परिंदा आता है, ये नीचे अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। आइडियाज नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही नाइटिंगेल की आवाज सुनी तो इसकी इमेजिनेशन को स्टिर कर दिया, उसने उभारा, और इसने उस परिंदे को देखा उसके नेस्ट में, और इतनी ब्यूटीफुल सॉन्ग की आवाज सुनी, और इसने उसको आइडलाइज किया, और ऐसे लगा जॉन कीट्स को कि जैसे उसकी दुनिया में चला गया। तो जो दास्तान इमेजिनेशन में उसके ब्रेन ने कैच की, माइंड ने, वो सारी उसने पेपर के ऊपर लिख दी, और ये 8 स्टैंजा की पोएम लिख दी एक ही दिन। ये है कमाल इस पोएट का। और यहां पे इसने इस्तेमाल किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी, जो उसके पास थॉट्स आ रही थी, जो उसकी अपनी लाइफ थी, उसने उससे निकल के नाइटिंगेल की लाइफ में जाके उसके साथ यूं हो गया एक, और अपनी पोएट्री को, अपने आप को निकाल के इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाना। फैक्ट और रीजन से निकल के किस में आना? इमेजिनेशन में, फैंटेसी वर्ल्ड में। अगर आप ये करना जानते हैं, अपनी लाइफ से हट के आगे होके इमेजिनेशन की दुनिया में जा सकते हैं, फैक्ट और रीजन को छोड़ सकते हैं, तो आप नेगेटिव कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉन कीट। देखिए, उसकी अपनी लाइफ थी जिसमें टेंशन डिप्रेशन चल रही थी, लेकिन वो किस दुनिया में चला गया? नाइटिंगेल में। अपनी लाइफ निकाल दी, उसकी लाइफ में लिखा। होप यू गॉट द पॉइंट। नेगेटिव कैपेबिलिटी को इस तरह एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं पॉइंट आपको और भी लिखवाऊंगा, मैं लिखवा देता हूं
यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं आपके लिए। असल में वो क्रिटिसाइज करता है न्यू क्लासिकल पोएट्स को। न्यू क्लासिकल पोएट्स हमेशा रोमांटिक पोएट्स के माइंड में रहते थे, क्योंकि वो रीजन के ऊपर लिखते थे, फैक्ट फिगर पे लिखते थे, रूल रेगुलेशन पे लिखते थे, और डाउनग्रेड और अंडर रेट करते थे इमेजिनेशन को। तो ये कहता है कि आई बिलीव इन द होलीनेस ऑफ द हार्ट, जो दिल से चीज निकलती है, पैशन, इमोशंस, पैशन, फीलिंग्स, इमेजिनेशन जो इंसान की है, वो वैल्यू रखती हैं, फैक्ट रीजन वैल्यू नहीं रखती पोएट्री के अंदर। एक बात तो ये है। दूसरी वो कहता है पोएट्री should come like leaves to the tree. If it is not coming better, it should not come. कि पोएट्री ऐसी आनी चाहिए कि जैसे लीव्स आते हैं ट्री के ऊपर, अगर ऐसी पोएट्री नहीं कर सकते तो ना करो। आई बिलीव इन द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट। और फिर वो कहता है कि ये डाउन ग्रेड करते हैं, अंडर ग्रेड करते हैं। कौन? क्लासिकल पोएट। 3 पोएट्स हमेशा रोमांटिक पोएट्स के माइंड में रहे थे। एक था जॉनसन, ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। ये बड़े मेन पोएट थे और इनके नाम से एजेस जानी जाती हैं। क्लासिकल एज, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इनके नामों से जानी जाती। अगर आप ये एबिलिटी रखते हैं, इफ यू गॉट द एबिलिटी, सिंस यू आर अ पोएट एंड यू गॉट द एबिलिटी टू लीव योर फैक्ट, रीजन, रैशनल पावर्स एंड गो इनटू द realm of imaginations, emotions, passion, feelings, and you can write while keeping away your reason, keeping away your facts, figures, and reason, and you can come out of this world and go to the imagination, go to the passion, go to the feeling, and you have a capacity to write, then you are following negative capability. Because you leave your world of fact and reason and you go to the imaginative world. जैसे वो imaginative world में जाता है तो फिर जाके नाइटिंगेल के ऊपर पोएट्री लिखता है। तो यहाँ पे फ्रेंड के हाउस में बैठा हुआ है। फ्रेंड के हाउस के अंदर वो एक चेयर पे बैठा है और वहां पे परेशान है, हाथ में 2 पेज पकड़े हैं, 3-4 पेज पकड़े हैं, और ऊपर देख रहा है कि उसे वहां से आवाज आती है। तो फिर उसके बाद पोएट्री लिखनी शुरू कर देता है। राउंड अबाउट 4-5 पेज लिख लेता है। तो वहां से वो 8 स्टैंजा जो है वो लिखता है, बड़े खूबसूरत। फिर उसके बाद सिटिंग अंडर द ट्री एंड ही imagined the imaginary life of the Nightingale and started writing poetry. He says to Nightingale that you are beautiful, an immortal bird. Oh, such a beautiful bird who is giving me imagination. I want to just fly with you because you've got another word and this is really a happy place. I just want to fly with you and go into your world. और मैं उसी में जाना चाहता हूँ। नाइटिंगेल के नेस्ट को देखता है, बड़ा इंस्पायर्ड होता है और पोएट्री ऑटोमेटिकली ऐसे फ्लो ऑफ थॉट्स आती हैं और लिखता जाता है। वरीड अबाउट द सीन्स एंड व्हाट वाज हैपनिंग अबाउट हिम, जो उसके साथ हुआ था वो उस दुनिया में वैसे ही परेशान था। वो उस दुनिया में नाइटिंगेल के जरिए एक दुनिया में चला जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का अप्लाई करता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी एबिलिटी है आपकी कि अपनी पर्सनैलिटी, फैक्ट और रीजन को छोड़ के इमेजिनेशन की दुनिया में अगर जा सकते हो तो नेगेटिव कैपेबिलिटी में आ जाओगे। हेलेनिज्म का इस्तेमाल करता है। व्हाट इज हेलेनिज्म? ये 3 पॉइंट जो हैं वो बड़े समझने वाले। उसने अपनी पोएट्री के अंदर इस्तेमाल किया है हेलेनिज्म का। व्हाट इज हेलेनिज्म? हु विल टेल मी व्हाट इज हेलेनिज्म? हेलेनिज्म का इस्तेमाल किया है उसने। एस्थेटिसिज्म इस्तेमाल किया, सेंशुअसनेस का इस्तेमाल किया है, एस्केपिज्म का इस्तेमाल किया है। एस्केप का मतलब क्या है कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना, कि भाई यहाँ पे तो तकलीफें हैं, यहाँ पे लोग मर जाते हैं, यहाँ पे टीबी हो जाती है, यहाँ पे लोग छोड़ जाते हैं, यहाँ पे मोहब्बत धोखा देती है, यहाँ पे बिलवड जो है उसके पैशन भी ट्रांजिटरी हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ से नाइटिंगेल की दुनिया में एस्केप किया जाए, वहां पे एंजॉय किया जाए, एवर लास्टिंग, और सॉन्ग बड़े प्यारे हैं, उसके साथ फ्लाई करके वहां ही रहा जाए। तो ये होता है एस्केप। हेलेनिज्म का मतलब है कि आप ग्रीक मिथोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीक रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीक नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीक आइडियाज इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज व्हाट नोन एज अ हेलेनिज्म। और वो हेलेनिज्म का बहुत कायल था, लाइक करता था ग्रीक को, और उसकी डेथ भी इटली में हुई थी। अच्छा, उसके बाद एस्थेटिसिज्म। व्हाट इज एस्थेटिसिज्म? लवर ऑफ ब्यूटी।
हैव अ टेस्ट एंड लव फॉर ब्यूटी। ब्यूटी के लिए अगर आप लव रखते हैं तो आपके अंदर क्या है, एस्थेटिक सेंस है, और हर किसी के अंदर नहीं होती। लोग ब्यूटी, नो, पैसा ही सब कुछ है, ब्यूटी कुछ नहीं। तो हर किसी के अंदर ये एस्थेटिसिज्म नहीं होती, तो वो एस्थेटिसिज्म का भी इस्तेमाल करता है ब्यूटी को, कहता है ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नीड टू नो ऑन दिस अर्थ। एक दफा ब्यूटी समा जाए तो वो आपके मन से निकलती नहीं, आप हर चीज को फिर उसी एंगल से देखते हो। यहां तक तो मुझे बड़ा सच्चा नजर आता है कि जो एक दफा इमेज आपके पास बन जाता है, आप उसी सर्कल ऑफ, वही इमेज के सर्कल से आप चीजों को फिर कहते हो कि यार ये ऐसा है, बस ये अच्छा है। तो ब्यूटी का एक अपना इमेज होता है जो एक दफा आता है फिर जाता नहीं है मरते दम तक। हेलेनिज्म, एस्थेटिसिज्म और सेंशुअसनेस। सेंशुअसनेस पेंटा सेंस का इस्तेमाल करता है। आप पढ़ते जाते हो, आपकी 5 सेंसेस साथ साथ फील करती हैं, उसको कहते हैं पेंटा सेंस। इसमें हमने डिस्कस किया था टच। टच को क्या कहते हैं, फीलिंग, कैनेस्थेटिक, टेस्ट, गस्टेटरी, स्मेल, ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी, ऑडियो, विजन, और उसके अलावा लिसनिंग, इसको कह रहे हियरिंग कहते हैं। और क्या थी, पांचवी क्या थी, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, इसको कहते हैं साइट। साइट का मतलब होता है देखना, विजुअल। आप अगर इन 4-5 चीजों को बंद कर लें, बिलीव मी, एक दिन के अंदर इंसान के ऊपर 70,000 थॉट आती हैं, उसमें मोस्टली रेपिटेटिव होती हैं, और वो जो थॉट आ रही होती हैं वो सारी थॉट्स इन 5 पेंटा सेंसेस के जरिए बन रही होती। अगर आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व हैं तो आप फील करें कि कोई चीजें आपको ये 5 सेंसेस दे रही होंगी, कोई ऑडियो आ रही होगी, कोई स्मेल आ रही होगी, कोई विजुअल, कोई ब्यूटी का इमेज बन गया होगा। चलें जी, इन सारों को बंद कर लें, क्या रह गया, कुछ भी नहीं। 40-60 डे आप उस पर कंट्रोल करें, हर चीज वॉश हो सकती है माइंड से। हमने बड़े लोगों को हील किया, बड़े लोगों को कोच किया, लोग जो मरना चाह रहे थे हमने उनको हील कर दिया, इन चीजों को कंट्रोल करके, 5 सेंसेस। लें जी, ये 3 चीजें, ये आप बड़ी आसानी से हर असाइनमेंट में लगा सकती हैं। इसकी ये लगाएं, ये लगाएं, ये तीनों चीजों का इस्तेमाल करता है। एस्केपिज्म वो अपनी पोइट्री किसमें इस्तेमाल करता है, नाइटिंगेल। क्यों कर रहा है उसके साथ आप बताएंगी। एक तो ये धोखा, ऊपर से फाइनेंशियल इशू, ब्रदर की डेथ, और खुद भी टीबी का मरीज, और ये सारी चीजें मिलके, और उसने फिजिशियन का काम शुरू किया, वो भी ठीक तरह से नहीं चला। सारे इश्यूज मिलके उसके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तो वो इस तरह वो कर रहा था, इसलिए वो 6 ऑड भी लिखता है, लेकिन वो भी उसे कोई खासा मनी नहीं देती। क्योंकि इसलिए नहीं देती, क्रिटिक्स जो हैं आड़े हाथों लेते हैं, वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, इतना नॉलेज आपके पास होगा, आप चाहें तो 20 पेज लिख सकती हैं। रोमांटिक पोएट्री जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी अब।